Hello everyone, welcome to my channel. Let's start with today's editorial discussion and the difficult words. First article is vaccine skirmishes. Skirmishes का मतलब होता है a short fight between groups of people. मतलब दो ग्रुप्स के बीच में थोड़े क्लैश होना, कुछ मतभेद होना, उसको ही हम कहते हैं skirmishes. तो इस आर्टिकल में जिस क्लैश की बात कह रहे हैं ये राइटर, वो है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में जो बहस चल रही है ट्रिप्स वेवर को प्रोवाइड करने के लिए. डेवलपिंग वर्ल्ड चाहता है कि वेवर मिल जाए, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ इसके अगेंस्ट हैं. पर जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अमेरिका वेवर प्रोवाइड करने के लिए रेडी है और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अग्रीमेंट शो किया है प्रोवाइड करने के लिए वेवर. अब यहाँ पे इस स्टेप को बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए, बट जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वहाँ पे तो खुश हैं सब, बट डेवलप्ड नेशंस इसका अपोज कर रहे हैं. जैसे कि जितने भी यूरोपियन यूनियन नेशंस हैं वो सारे इसको अपोज कर रहे हैं, जैसे कि जर्मनी है, फ्रांस है, और उसके उन्होंने अलग अलग रीजंस दिए हैं, अपने कुछ इश्यूज़ बताए हैं. जैसे कि जर्मनी का कहना ये है कि अगर हम ट्रिप्स वेवर प्रोवाइड कर देते हैं उसके बाद भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होंगी वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करने में. तो यहाँ पे राइटर का कहना ये है कि अगर आईपीआर वेवर दिया भी जाता है, अगर ये रियलिटी बन भी जाता है, तो भी वैक्सीन की जो डेफिशिएंसी है उसकी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो जाती है. फिर भी हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऑप्शंस भी इन्होंने दे रखे हैं. जैसे इन्होंने बताया है कि जैसे अगर आईपीआर ट्रिप्स वेवर प्रोवाइड किया जाता है तो साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र भी किया जाना चाहिए, क्योंकि ट्रिप्स वेवर अगर प्रोवाइड किया जाता है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं की जाती है तो वैक्सीन बनाने का क्या प्रोसेस है, जो मैन पावर है, जो इंग्रेडिएंट्स है, वो लैक करेंगे. और अगर वो लैक करेंगे तो वैक्सीन मैन्युफैक्चर नहीं की जा सकेगी ट्रिप्स वेवर के बाद भी. तो फर्स्ट है वेवर प्रोवाइड करने के साथ साथ टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र भी होना चाहिए. फिर सेकंड बात राइटर कहते हैं कि अगर मैन्युफैक्चरिंग हो भी रही है वैक्सीन की ट्रिप्स वेवर के बाद, उसके बाद भी इन वैक्सीन्स जो बन रही हैं उनको टेस्ट करना, उनकी सेफ्टी, उनकी एफिकेसी कि वो कितनी एफिशिएंट है, फिर वो कितना इफ़ेक्ट डाल रही हैं किसी इंसान में, उसकी इम्यूनिटी को कितना प्रभावित कर रही हैं, वो एक इशू है, वो देखने वाली चीज़ है. फिर थर्ड यहाँ पे जो राइटर बात कर रहे हैं वो है ग्लोबल सप्लाई चेन में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. क्योंकि मान लो किसी कंट्री में अच्छा खासा प्रोडक्शन हो रहा है वैक्सीन का, बट हमारी लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी हैं, यानी कि सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ रही है, तो वैक्सीन को जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ नहीं पहुँचाया जा सकेगा और फिर यहाँ से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. जैसे फ़िलहाल हमारी ये कहा जा रहा है कंट्री में कि ऑक्सीजन की जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है अलग अलग स्टेट्स में, वो इसलिए नहीं हो रही है कि ऑक्सीजन की कमी है हमारी कंट्री में, वो इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि सप्लाई चेन डिसरप्शन है, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, इसलिए ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है. तो ये प्रॉब्लम वैक्सीन मैन्युफैक्चर करने के बाद नहीं आनी चाहिए, ये राइटर का कहना है. फिर फोर्थ पॉइंट जो राइटर उठा रहे हैं वो ये है कि अगर हमें वेवर मिल भी जाता है तो वैक्सीन के प्रोडक्शन में अच्छा खासा टाइम लगने वाला है. तो फ़िलहाल हमें काम ये करना चाहिए कि अर्जेंट बेसिस पे वैक्सीन के जो शॉर्टफॉल है उसको कैसे दूर किया जा सके, इस पे इसकी को इंश्योर कराना चाहिए कि फ़िलहाल जो कमियां हैं उसको दूर किया जाए. और इसके लिए एक स्टेप ये लिया जा सकता है कि डेवलप्ड नेशंस जिनके पास वैक्सीन का अच्छा खासा स्टॉक है वो फ़िलहाल ये कर सकते हैं कि उनकी ज़रूरतों से ज़्यादा जो भी वैक्सीन उनके पास है वो दूसरी कंट्री को प्रोवाइड कर दें जहाँ पे कंडीशन ख़राब है और जहाँ पे अर्जेंट बेसिस पे मेडिसिन की और वैक्सीन की रिक्वायरमेंट है. तो ये पूरा पॉइंट है राइटर का इस आर्टिकल में. तो चलिए पढ़ते हैं हम इसके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड जो हमने पढ़ ही लिया है स्कर्मिश, दैट इज़ अ शॉर्ट फाइट बिटवीन ग्रुप्स ऑफ पीपल. सेकेंड है चास्म, दैट इज़ अ वाइड डिफरेंस और गैप, यानी कि जैसे कि हम ये कहें कि रिच एंड पुअर के बीच में एक अच्छा खासा गैप होता है इकोनॉमिक टर्म्स में. तो ये गैप या डिफरेंस शो करने के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है दैट इज़ चास्म. थर्ड इज़ स्टैंस, दैट इज़ पोजीशन और पोस्चर. जैसे किसी भी टॉपिक पे कोई एक इशू है उस पर आपका क्या स्टैंस है, यानी आपका क्या व्यू पॉइंट है उसके या आपकी क्या पोजीशन है. नेक्स्ट वर्ड इज़ रीबफ्ड, दैट इज़ रिजेक्ट और टर्न डाउन. जैसे कि फ़िलहाल आईपीआर वेवर को डेवलप्ड नेशंस
रीबफ्ड कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं या टर्न डाउन कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्सपेडिशियसली, दैट इज़ रैपिडली, यानी अच्छी खासी रफ्तार में। तो चलिए अब हम दूसरे आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है डीकोडिंग इनइक्वालिटी इन अ डिजिटल वर्ल्ड। तो इस आर्टिकल में राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि फ़िलहाल पैंडेमिक की सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटी है वो तो बढ़ ही रही है। पुअर काफ़ी ज़्यादा पुअर हो रहे हैं, जिन बहुतों ने अपना जॉब खोया है, बहुतों की वेजेस कम हो गई हैं, और वहीं पे अगर हम रिच की बात करें तो वो और ज़्यादा रिच हो गए हैं। यानी इस पैंडेमिक से जो लोग बहुत ज़्यादा सफ़र हुए हैं या सबसे ज़्यादा सफ़र हुए हैं वो हैं पुअर। हर एक कंट्री के वो लोग जो कि पुअर हैं, उनकी इनकम मतलब उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी हद तक ख़राब हुई हैं। और अगर हम बात करें इकोनॉमिक सिचुएशन से हट कर, अगर हम बात करें लर्निंग पे आ जाएं, यानी स्टूडेंट की लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट आए हैं, तो हम जानते हैं रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया में एक बहुत बड़ा गैप है। अगर हम बात करें कंप्यूटर अवेलेबिलिटी की, तो ये नेशनल सैम्पल सर्वे डेटा के अकॉर्डिंग 2017 का ये डेटा है, इसके अकॉर्डिंग अर्बन एरिया में 25% हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जिनके पास कंप्यूटर अवेलेबल था, और अगर हम रूरल हाउस होल्ड्स की बात करें तो 6% लोगों के पास कंप्यूटर था। और अगर हम इंटरनेट के एक्सेस की बात करें तो अर्बन एरिया में ये 42% है, यानी 42% पेनिट्रेशन है इंटरनेट का। और अगर हम वहीं रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ 17% यानी 17% लोगों के पास इंटरनेट की फैसिलिटी है। वो कंप्यूटर पे ना हो के स्मार्टफ़ोन पे है, बट है। तो अगर हम ये डेटा देखें तो अर्बन एरिया में भी बहुत कम लोगों के पास ये एक्सेस है कि उनके पास कंप्यूटर हो, उनके पास इंटरनेट हो। मतलब ये इंटरनेट होना और कंप्यूटर होना ये एक लग्जूरियस चीज़ बन गई है अर्बन एरिया में भी, और रूरल एरिया में ये जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर कुछ और भी सर्वेज़ किए गए हैं, जैसे कि एक NCERT अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, एसर एंड ऑक्सफेम के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि 27% से लेकर 60% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि जिनके पास ऑनलाइन क्लास वो नहीं ले सकते, उनके पास वो एक्सेस नहीं है, या फिर उनके पास डिवाइसेस नहीं हैं, या फिर उनके पास इंटरनेट पैक नहीं है, और या फिर कोई दूसरी शॉर्टफॉल है, या फिर एक ही डिवाइस है जिससे कई फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स की वजह से जो एजुकेशन डिवाइड है वो भी बढ़ रहा है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो इस कंडीशन में वो लैग कर रहे हैं, उनके पास चीज़ों का अभाव होने की वजह से वो लर्निंग का प्रोग्रेस जो होना चाहिए वो वैसा नहीं कर पा रहे हैं। और ये सिचुएशन गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए काफ़ी ख़राब है। और अगर हम गर्ल्स की बात करें तो ये सिचुएशन ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि ये माना जाता है कि लड़कियां हैं, घर पे रहेंगी तो काम तो करेंगी ही करेंगी, घर का काम भी उन्हें करना पड़ता है, तो एक्स्ट्रा बर्डन आता है। और साथ ही साथ अगर हम इंडिया की बात करें या और जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनकी बात करें, तो वहाँ पे एक ऐसा जगह होना, स्पेस होना घर में जहाँ पे बच्चे बैठकर आसानी से पढ़ सकते हैं, वैसा स्पेस भी नहीं मिल पाता है। जनरली एक ही रूम में कई लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे एक ऐसा इन्वामेंट मिलना, शांत माहौल मिल पाना जहाँ पे बच्चे बैठकर पढ़ सकें, वो भी नहीं मिल पाता है इन स्टूडेंट्स को। तो इस तरह से जो इनकी लर्निंग है वो सफ़र करते हैं वहाँ पे। और दूसरा क्या होता है कि अगर ये बच्चे क्लासरूम में जा रहे हैं तो ये जो पीयर लर्निंग के थ्रू, यानी आसपास और जो बच्चे हैं उनसे इंटरेक्ट करके उनके थ्रू ये काफ़ी कुछ चीज़ें सीखते हैं और समझते हैं। पर अब क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि ये घर पे ही रह रहे हैं, तो पीयर लर्निंग वाला माहौल तो इन्हें मिल नहीं रहा है। तो देखो होता क्या है, एक क्लास में गरीब बच्चे भी हैं और वहाँ पे रिच बच्चे भी हैं। वो बच्चे भी हैं जो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, और वो बच्चे भी हैं जो इंग्लिश बोल पाते हैं, या जिनके पास वो फैसिलिटी है, वो नॉलेज है कि वो अच्छे फैमिली से हैं जहाँ पे उन्हें ये स्किल्स प्रोवाइड की गई है। तो जब इस तरह के बच्चे की क्लास में बैठ रहे हैं तो आपस में इंट्रैक्शन करने की वजह से वो बच्चे जो इस स्किल में लैक करते हैं वो भी धीरे धीरे इम्प्रूव करने लग जाते हैं। तो इस तरह की कंडीशन अब के टाइम में पैंडेमिक सिचुएशन में नहीं मिल पा रही है। और फ़िलहाल अगर हम हेल्थ कंडीशन की बात करें तो हमारी कंट्री में आउट ऑफ पॉकेट जो एक्सपेंस जनरली लोग करते हैं, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का मतलब होता है हेल्थ केयर पे वो एक्सपेंडिचर जो हम अपनी पॉकेट से, यानी हम अपनी सैलरी से, अपनी इनकम से करते हैं।
तो इंडिया में ये एक्सपेंडिचर 60% तक है और ये 2018 के डेटा के अकॉर्डिंग है। और अगर हम वही बात करें यूनाइटेड स्टेट्स की, जो डेवलप्ड कंट्री मानी है, वहाँ पे ये जो एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 10% है। यानी वहाँ के लोग अपनी पॉकेट से खर्चा जो करते हैं हेल्थ केयर पे, वो 10% ही करते हैं। तो यहाँ पे भी जो पुअर सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, वो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास इनकम के सोर्सेज कम हैं और इस कंडीशन में बहुत से लोग अपनी जॉब खो चुके हैं। ऐसे में अगर इतना बड़ा अमाउंट अपने पॉकेट से खर्च करना पड़ जाए तो शायद ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि ये पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हेल्थ केयर को अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा और बहुत से लोगों को अपनी जान देनी पड़ सकती है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इलाज का खर्चा नहीं उठा पा रहे थे। अब ऐसे में कुछ सॉल्यूशंस ये निकाले गए हैं और ये कहा जाता है कि चलो डिजिटल सॉल्यूशंस निकाला जाए जिससे कि हेल्थ केयर फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके। तो हमने देखा है कि एजुकेशन फैसिलिटी डिजिटल मोड में होने के बाद बहुत से बच्चे हैं जो कि लैग कर रहे हैं। सेम ऐसे हेल्थ केयर सॉल्यूशंस की बात करें तो कुछ ऐप्स ऐसी आई हैं जो कि सिटीजन्स को हेल्प करने के लिए ही बनाई गई हैं। बट इस सिचुएशन में अगेन वही क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो आप इन ऐप्स को भी कैसे यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ ब्लैक मार्केट जो है वो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है और राइटर का कहना ये है कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो ये ब्लैक मार्केटिंग वगैरह हो रही है इसको रोकने के कड़े से कड़े प्रावधान करने चाहिए जिससे इनसे बचा जा सके। डिजिटल टूल्स पे इतना ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि डिजिटल सॉल्यूशंस फिर एक क्रिएट करते हैं बैरियर पुअर एंड रिच के बीच में। साथ ही साथ कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस एंड ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स भी क्रिएट करते हैं जिससे जो रिच लोग हैं वो तो आसानी से चीज़ें, उनके पास आधार कार्ड है या जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अवेलेबल होते हैं, बट जो पुअर सेक्शन है सोसाइटी का वो उनके पास बेसिक फैसिलिटी ही नहीं होती हैं तो वो डिजिटल सॉल्यूशन को अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। जैसे कि कोविन प्लेटफॉर्म पे अगर आपको वैक्सीनेशन चाहिए तो आपको रजिस्टर करना होगा। तो बहुत से ऐसे लोग हैं, मतलब एक बड़ा सेक्शन हमारी सोसाइटी का है जो कि उनके पास डिजिटल लिटरेसी नहीं है। वो स्मार्टफ़ोन को ऑपरेट कैसे करते हैं वो ही उन्हें पता नहीं है। कितने सारे लोग हैं जिनके पास स्मार्टफ़ोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो इस कंडीशन में वो इस फैसिलिटी को अवेल नहीं कर पाएंगे, यानी वहाँ पे फिर वो पीछे छूट गए हैं। तो अगेन हर एक सिचुएशन में राइटर ये कहना चाह रहा है कि पुअर एंड रिच जो सेक्शन है हमारी सोसाइटी में, उनके बीच एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट होता जा रहा है हर एक सर्विस में, हर एक लेवल पे। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ इनिशिएटिव्स ऐसे लिए गए हैं जिन्हें राइटर क्रिटिसाइज़ कर रहा है, जैसे कि जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है डिजिटल हेल्थ आईडी प्रोजेक्ट, इसको राइटर का कहना है कि गवर्नमेंट पुश करने की कोशिश कर रही है इस पैंडेमिक टाइम में, जबकि उसे नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि डिजिटल हेल्थ आईडी जो प्रोजेक्ट है उसमें ये है कि आपका जो भी हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो डिजिटली सेव रहेंगे और आपको हर जगह अपना जो मैनुअली कार्ड्स वगैरह लेकर जाना होता था वो नहीं लेकर जाना होगा। बट अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि हमारी कंट्री में डेटा प्राइवेसी लॉ नहीं है और उसके ना होने से डिजिटल हेल्थ आईडी प्रोजेक्ट को पुश देना और इन सिटीजन्स की सारी डिटेल हेल्थ से रिलेटेड सेव रखना ये बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि फिर इसे प्राइवेट प्लेयर्स यूज़ कर सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि इंश्योरेंस जैसे बहुत कम ही लोग करवाते हैं, पर फिर भी जो पुअर सेक्शन है हमारी सोसाइटी का वो इससे हो सकता है एक्सक्लूड हो जाए, क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो इस डिजिटल आईडी के थ्रू लोगों की डिटेल्स जान लेंगी और फिर वो सेक्शन जो पुअर है, जिन्हें ऑलरेडी हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें या तो वो ये सर्विस नहीं देंगे इंश्योरेंस सर्विस, या फिर अगर वो देंगे तो उनसे जो प्रीमियम का अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज करेंगे। तो ऐसे में जो ये पुअर सेक्शन है सोसाइटी का वो फिर पीछे छूट जाता है। तो यहाँ पे हमें एडवाइस राइटर के द्वारा ये किया गया है कि सरकार को इस समय ये चाहिए कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको डिजिटल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने के बजाय जो माल प्रैक्टिसेस हमारी सोसाइटी में प्रेवलेंट हो रही हैं उनको रोकने की कोशिश करनी चाहिए, उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए और एक्शन लिए जाने चाहिए। तो ये था पूरे इस आर्टिकल में जो बताया गया था। अब हम देखते हैं इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स।
फर्स्ट वर्ड इज़ रिजिक्ट, दैट इज़ ऑर्गेनाइज और रीअरेंज. सेकेंड इज़ जियोपार्डाइज, दैट इज़ डैमेज समथिंग और पुट एट रिस्क, किसी चीज़ को डैमेज करना या उसको रिस्क पे रखना. नेक्स्ट इज़ फॉल्टरिंग, दैट इज़ स्टारिंगली या लड़खड़ाना, जैसे हम जिसे इंग्लिश नहीं आती है वो फ्लुएंटली नहीं बोल पाएगा, बोलने की कोशिश करेगा तो लड़खड़ाएगा, उसके लिए जो वर्ड है वो है फॉल्टरिंगली. नेक्स्ट इज़ अबिस्मली, दैट इज़ टेरिबल, डरावना. नेक्स्ट इज़ परपोर्टेड, दैट इज़ क्लेम, यानी ये क्लेम. अब हम थर्ड आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं. थर्ड आर्टिकल है द इम्पैक्ट ऑफ वैक्सीनेशन. तो इस आर्टिकल में राइटर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग एज ग्रुप को अलग अलग टाइम पे वैक्सीनेशन देने की शुरुआत की गई है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा. फ़िलहाल 18 ईयर से अबाव सभी को वैक्सीनेशन देने की जो शुरुआत है 1 अप्रैल से हो गई है. तो इस आर्टिकल में राइटर ये बता रहे हैं कि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं. तो उन्होंने ये बताया है कि वैक्सीनेशन के पहले और वैक्सीनेशन के बाद जो कंडीशन है, चाहे वो इन्फेक्शन रेट है, चाहे वो डेथ रेट है, या फिर कंडीशन की सीवियरिटी है, वो सभी कंडीशन में वैक्सीनेशन के पहले लोगों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, पर वैक्सीनेशन के बाद जो लोगों पे इम्पैक्ट आ रहा है वो कम आ रहा है. और ये बता रहे हैं राइटर, जैसे कि बहुत से लोगों के मन में ये एक डाउट है कि वैक्सीनेशन के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं और इसीलिए लोग वैक्सीन लेने से डर रहे हैं, वो हेजिटेंसी शो कर रहे हैं. तो राइटर का कहना ये है कि कुछ केसेस में वैक्सीनेशन के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं और ऐसे केसेस जहाँ पे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा हैं, ऐसे केसेस बहुत ही कम या रेयर हैं. और अगर हम कंपेयर करें वैक्सीन के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स और इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स को तो यहाँ पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और जबकि नेगेटिव इफ़ेक्ट्स रेयर केसेस में ही आए हैं और काफ़ी कम आए हैं. तो इसलिए वैक्सीनेशन जो है एक अच्छा स्टेप है और सरकार को ये चाहिए कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ाए और इंश्योर कराए कि जो वैक्सीन की एफिकेसी है वो काफ़ी अच्छी है और वैक्सीनेशन के बाद ये केसेस कम ही होंगे और इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा. पर साथ ही साथ राइटर ये कहते हैं कि सेकेंड वेव से बचने के लिए तो वैक्सीनेशन ज़रूरी है, पर साथ ही साथ जो हमारे SOPs हैं, जो कि कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं, उसको हमें फॉलो अच्छे से करना चाहिए, जिससे कि हम केसेस को इंक्रीज़ होने से बचाएं और इस सिचुएशन से हम अच्छे से और आसानी से जल्दी ही उभर पाएँ. तो इस आर्टिकल में वो वर्ड्स जो इम्पॉर्टेंट हैं, फर्स्ट है विशियस, दैट इज़ क्रूअल, खतरनाक. सेकेंड इज़ बोर्ड, दैट इज़ प्रेडिक्ट, किसी चीज़ का प्रेडिक्शन करना. नेक्स्ट है रिच, दैट इज़ अ पुअर और अनहैप्पी पर्सन. और नेक्स्ट है इम्पॉन्ड्रेबल, दैट इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू एस्टिमेट, यानी किसी चीज़ को नापना जब डिफ़िकल्ट हो या नामुमकिन हो तो उसको हम कहेंगे इम्पॉन्ड्रेबल. तो आज हम 3 ही आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं. हालांकि न्यूज़पेपर में टोटल 7 आर्टिकल आए हुए हैं, बट इसमें से 3 आर्टिकल हमने डिस्कस किए हैं. बाकी 4 में से 3 आर्टिकल ऐसे हैं जो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है जो कि है ऑन द एज, और इसमें इज़राइल और पैलेस्टीनियन में जो कंडीशन चल रही है, इनके बीच के जो क्लैशेस हैं उसको बता रखा है. बट इसको पढ़ने के पहले आपको इसका पूरा बैकग्राउंड पता होना चाहिए, तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूँगी और वहाँ से आप इसे समझ सकते हैं. थैंक यू.